मई 2014 के बाद अचानक से डंका बजने लगा दुनिया भर में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने वाले लोगों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। टाइम मैगजीन ने ये फोटो छापी, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक रैली में कहा था, जब भारत बोलता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, आप लोग इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने नरेंद्र मोदी का जितना चिट्ठा है और जितने मतलब वो जुमलेबाजी करता है कि मेरा डंका बज रहा है इस देश में, उस देश में, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा नाम चलता है, वो सारे के सारे एक्सप्लेन करके ध्रुव राठी ने बताया है। तो आप लोग गैस पूरा वीडियो को एंड तक देखें आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। चलिए गैस, तो वीडियो को चालू करते हैं। 2023 में भी बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा था, आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। इंटरनेशनल फोरम पर आज भारत बोलता है और लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। और इससे भी पहले अगस्त 2016 में उस समय की विदेश मंत्री लेट सुषमा स्वराज ने कहा था कि आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। यानी 2014 तक भारत की कोई नहीं सुनता था और 2 साल में ही दुनिया भारत की सुनने लग गई। वाह मोदी जी वाह, लोगों के अंदर गर्व भरने की आपकी निंजा टेक्निक तो कमाल की है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके डायलॉग तो ओरिजिनल लिखवा लेते। अब जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो मनमोहन सिंह जी के लिए कही गई थी। जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, और ये बात कही थी फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने। ओबामा ने कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। People listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues. यहाँ वो मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स की गहरी समझ की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत एक सुपर पावर बनकर उभर रहा है और दुनिया इस बात को जानती है। He understands that as India rises as a world power, it also has enormous responsibilities to work with the rest of the world community around issues of peace and prosperity. लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप और गोदी मीडिया पर फैलाए गए झूठ आपको बहकाते हैं। ये विश्वास दिलाते हैं कि भारत 2014 के बाद विश्व गुरु बना है। ये बार बार आपसे कहा जाता है कि मोदी सरकार की वजह से फॉरेन में डंका बज रहा है भारत का। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। लेकिन असलियत इसकी बिल्कुल उल्टी ही है। आइए जानते हैं सच्चाई आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा 20 मिलियन सब्सक्राइबर की ओकेजन पर जो सेल है ध्रुव राठी एकेडमी पर, उसमें अब सिर्फ 100 लोगों की और जगह बची है दोस्तों। कूपन कोड थैंक यू इस्तेमाल करने पर आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा सारे कोर्सेज पर। चाहे आप टाइम मैनेजमेंट कोर्स में इंटरेस्टेड हो, मास्टर चैट जीपीटी वाले में, या फिर यूट्यूब ब्लूप्रिंट का कोर्स जो आपको सिखाता है कि यूट्यूबर कैसे बनना है। इन तीनों कोर्सेज के QR कोड्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, नहीं तो इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब मुद्दे पर आते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में अपनी ओडिशा की रैली में कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी है जिन्होंने कोणार्क के मंदिर को दुनिया भर में फेमस बनाया है। दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे। इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अगर आप यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि कोणार्क मंदिर 1984 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया था। यही चीज इन्होंने योगा के साथ करी है। पिछले साल राजनाथ सिंह ने कहा था कि योग को इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जा रहा है और अब दुनिया हमारे देश का रिच कल्चर एक्नॉलेज कर रही है। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने भी यही चीज कही थी, योग अब भारत की सॉफ्ट पावर बन गया है। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास की वजह से ही यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में प्रोक्लेम किया। इस बात के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन अब देखिए यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या लिखा है।
11 दिसंबर 2014 को इंटरनेशनल योगा डे प्रोक्लेम किया गया योग की यूनिवर्सल अपील को रिकॉग्नाइज करते हुए। तो क्या मई 2014 से पहले दुनिया में किसी को योगा के बारे में जानकारी नहीं थी और अगले 6-7 महीने में ही इसकी यूनिवर्सल अपील हो गई? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। असलियत देखिए क्या है। 2013 की इस फोटो को देखिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मयूर आसन कर रहे हैं और इस तस्वीर में कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके पिता पियर ट्रूडो यही आसन कर रहे हैं। 2007 का ये न्यूज आर्टिकल है। बाबा रामदेव ने पहली बार अमेरिका में योग करवाया, लेकिन अब इससे भी पीछे चलते हैं। ये फोटो देखिए। इन म्यूजिशियंस के बीच एक कौन आदमी है जो अपने सिर के बल खड़े हुए हैं? ये है यहूदी मेनुहीन, दुनिया के सबसे फेमस वायलिनिस्ट में से एक। और यहाँ ये शीर्ष आसन कर रहे हैं। जानते हैं ये कैसे हुआ? 1952 की बात है। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहूदी मेनुहीन को इंडिया में इनवाइट किया था। उन्होंने पंडित नेहरू से जिक्र किया कि उन्होंने एक बार योग के बारे में कोई किताब देखी थी। पंडित नेहरू तो खुद योग करते थे। यहाँ उनकी आप शीर्ष आसन करते हुए एक तस्वीर देख सकते हैं। तो पंडित नेहरू ने यहूदी मेनुहीन की मुलाकात कराई योग आचार्य BKS अयंगार से। मेनुहीन काफी स्ट्रेस में रहते थे, तो अयंगार ने उन्हें शवासन के जरिए गहरी नींद में डाल दिया। 45 मिनट के बाद जब वो उठे तो उन्हें अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि वो इतने रिलैक्स्ड हैं जितने पिछले 10-15 साल में रिलैक्स्ड फील नहीं किया है उन्होंने। मेनुहीन बड़े बिजी रहते थे, बार बार इंडिया में आना उनके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने अयंगार को यूरोप इन्वाइट किया। और कुछ इस तरीके से दोस्तों अयंगार ने दुनिया भर में लोगों में योगा को लोकप्रिय करना शुरू किया। ये सब 1960s से हो रहा था। ये एक और फोटो देखिए 1964 की, जहां अयंगार पंडित नेहरू के घर पर मेनुहीन को योग करवा रहे हैं। पश्चिमी दुनिया में योग की बात एक्चुअली में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने करी थी, लेकिन उन्होंने मेनली आध्यात्मिक रूप से इसकी बात की थी। जिसे हम कसरत के रूप में जानते हैं उसे हठ योग कहा जाता है। इसे फेमस करने में योग आचार्य BKS अयंगार के अलावा दूसरे कई योग गुरुओं का योगदान है, जैसे कि इंदिरा देवी, K पठावी जोइस और रिचर्ड हिटलमैन, जो इंडिया से योगा सीख कर गए और 1961 पे अमेरिकन टेलीविजन में योगा करते हुए इसे अमेरिका में फैलाया। अगर बात करें पश्चिमी दुनिया में मेडिटेशन और इंडियन स्पिरिचुअलिटी के फैलाव के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद, जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओशो, परमहंस योगानंद, अभय चरणावन भक्ति वेदांत, इन सब लोगों का बहुत योगदान रहा। और साथ ही में एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा, ये वाला नाम काफी चौंकाने वाला है, फेमस अमेरिकन बैंड बीटल्स का। ये 1967 में लंदन में पहली बार महर्षि महेश योगी से मिले। अगले साल ही उनसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने इंडिया आए। ऋषिकेश में रहकर इन्होंने मेडिटेशन की और बहुत से गाने लिखे। Far from the noise and pace of city life, in the cool, clear air of Rishikesh, Kathy News reports from the meditation retreat of Maharishi Mahesh Yogi, the man who, through transcendental meditation, is currently bringing peace of mind to the Beatles. यहाँ इन्होंने पंडित रविशंकर को सितार बजाते हुए भी सुना और बाद में बीटल्स के बैंड मेंबर जॉर्ज हैरिसन उनसे सितार बजाना सीखने आए। पंडित रविशंकर ने तो 1954 से ही इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस देनी शुरू कर दी थी। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को दुनिया भर में पॉपुलर करने का उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। यहूदी मेनुहीन के साथ उन्होंने एक एल्बम की, वेस्ट मीट्स ईस्ट, जिसके लिए उन्हें पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। ये इंडिया की हिस्ट्री में पहला ग्रैमी अवार्ड था। जॉर्ज हैरिसन, जिमी हेंड्रिक्स, जॉन कोल्ट्रेन जैसे कई म्यूजिशियंस के साथ उन्होंने परफॉर्म किया। उन्हें गॉड फादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक कहा गया। एक और ऐसे नाम है दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनकी पहली इंटरनेशनल परफॉर्मेंस 1966 में एडिनबरो फेस्टिवल में हुई थी। उनके एक अमीर प्रशंसक ने उन्हें कहा था कि आप अमेरिका शिफ्ट हो जाइए, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में गंगा कहाँ से लाओगे। ये क्लासिकल म्यूजिक की बात है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन अगर बॉलीवुड म्यूजिक की बात करी जाए तो आप सब लोग जानते ही हैं कि दुनिया भर में बॉलीवुड कितना पॉपुलर है। यूक्रेन में आपको लोग मिथुन दा का गाना जिम्मी जिम्मी गाते हुए सुन जाएंगे। इसी तरह रशिया में मिथुन और राज कपूर की फिल्मों के लोग अलग ही लेवल के दीवाने थे। और अब शाहरुख खान तो एक ग्लोबल स्टार है। मास एंटरटेनर्स के अलावा आर्टिस्टिक फिल्मों की बात करें तो सत्यजीत रे, अदूर गोपाल कृष्ण और मीरा नायर जैसे फिल्म मेकर्स ने दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में भारत का नाम ऊंचा किया। और ये सब दोस्तों 2014 के पहले हुआ था। 2014 से पहले ही कई सारे इंडियंस ऑस्कर जीत चुके थे। 2014 से पहले ढेर सारे इंडियंस नोबेल प्राइज जीत चुके थे, बुकर प्राइज जीत चुके थे, रामोन मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके थे, ओलंपिक मेडल्स हमने जीते थे, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने जीता था, हम सब जीत चुके थे। क्या बात कर रहे हैं?
लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक कहां ये मानने वाले हैं। उनके हिसाब से तो भारत 2014 से पहले एक बियाबान जंगल था और मई 2014 के बाद अचानक से डंका बजने लगा दुनिया भर में। नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत जैसे लोगों ने तो ये तक कहा था कि 2014 से पहले भारत के लोगों में कल्चरल कॉन्फिडेंस ही नहीं था। कहते हैं कि लोगों को शर्म आती थी खुद पर। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा बातों को। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में एक्चुअली ऐसा ही कहा था। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। मतलब अगर खुद भारत के इतिहास के बारे में नहीं जानते तो मत बोलो कुछ। इस तरीके से देश के नाम को बदनाम करने की क्या जरूरत पड़ी। सच्चाई आज के दिन यह है दोस्तों कि 2022 में इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने वाले लोगों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। केवल एक साल में 2,25,000 से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। नवंबर 2023 में यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के हिसाब से पता चला कि केवल एक साल में करीबन 97,000 भारतीय लोग पकड़े गए अमेरिका में गैर कानूनी ढंग से एंटर करने की कोशिश करते हुए। डंकी का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे थे और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी इन्होंने, वॉर रुकवा दी पापा, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. एक्चुअली में कैसा डंका बज रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। 2015 में टाइम मैगजीन पर एक कवर फोटो छपी जिसमें लिखा गया वाई मोदी मैटर्स और इसे देखकर मोदी समर्थक खुशी से बावले हो गए। लेकिन 2019 में उसी टाइम मैगजीन ने ये फोटो छापी और इस बार लिखा इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, यानी भारत में दरारें डालने वाला। इसे देखकर अब मोदी समर्थक कहने लगे कि ये तो भारत विरोधी मैगजीन है। ऑस्ट्रेलिया की एक अखबार हेरल्ड सन ने कुछ ही हफ्तों पहले एक खबर छापी थी। भारत के प्रधानमंत्री के मास रेपिस्ट के साथ लिंक्स बताए जा रहे हैं। यहाँ प्रज्वल रेवन्ना की बात हो रही थी जिसकी पेन ड्राइव में 2000 से ज्यादा औरतों के यौन शोषण के वीडियो थे और प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए वोट मांग रहे थे। ये जापान का अखबार देखिए, निक्कई एशिया, लिखा है कि भारत के मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने की वजह से आलोचना झेल रहे हैं। मोदी सरकार के आने के बाद लिंचिंग्स की खबरें दुनिया भर के अखबारों में छप रही हैं। CBS न्यूज को देखिए, पालघर वाली खबर है कि कैसे व्हाट्सएप पर एक चाइल्ड किडनैपर की अफवाह फैली और 2 हिंदू साधु और उनके ड्राइवर की लिंचिंग हो गई। 2014 से पहले क्या आपने कभी इस लिंचिंग शब्द को सुना भी था कहीं पर? न्यूयॉर्क टाइम्स में तबरेज अंसारी के मारे जाने की खबर देखिए। हिंदू स्लोगन्स बोलने के लिए मजबूर किए जा रहे मुस्लिम आदमी की भारत में हत्या। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो इतने बड़े क्रेडिट जीवी हैं कि भाग भाग कर हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों का क्रेडिट कौन लेगा? ये इंडिया की इंटरनेशनल रैंकिंग्स देख लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रैंक 111 नीचे गिरी, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रैंक 104 नीचे गिरी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। लेकिन मोदी के समर्थक इन सब बातों को नहीं मानेंगे। उनके हिसाब से सारी रिपोर्टें झूठी हैं, ये सारे अखबार झूठे हैं, सबका कोई ना कोई एजेंडा है। केवल व्हाट्सएप पर जो दिखाया जाता है और गोदी मीडिया जो दिखाता है बस वही सच्चा है। अब अलग अलग देशों की सरकारें क्या कर रही हैं वो डंका भी देख लीजिए जरा। लुक ईस्ट पॉलिसी फेल हो चुकी है। पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश के संबंध सबसे निचले पॉइंट पर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, इनमें से कितने देशों के साथ अभी हमारे कमाल के संबंध है जरा बता दीजिए। बीजेपी के 2 नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के आपत्तिजनक बयानों के कारण मिडिल ईस्ट कंट्रीज से सुनने को मिला है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने सभी रिलीजन्स के लिए टॉलरेंस की हिदायत दे डाली। आखिरकार इन दोनों को फ्रिंज एलिमेंट्स कहकर हटा दिया गया पार्टी से। इसके अलावा पिछले साल यूरोपियन पार्लियामेंट ने इंडिया की ह्यूमन राइट्स सिचुएशन पर रेजोल्यूशन पास किया और अभी 2-3 हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने हमारे देश की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मान्यता को लगातार दूसरे साल स्थगित कर दिया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने सांसद में कहा है कि नेहरू के भारत में अब बहुत से एमपी के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस देखने को मिलते हैं। Well, Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha
have criminal charges pending against them. अमेरिका इंडिया की डेमोक्रेसी पर अब चिंता व्यक्त कर रहा है। अमेरिका और यूएन ने सीए कानून को मूल रूप से भेदभाव वाला कहा और इस पर चिंता व्यक्त करी। रशिया ने भारत की आपत्ति दर्ज करने के बावजूद पाकिस्तान को हथियार दे दिए और अभी 5 दिन पहले रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने चाइना के जी जिनपिंग के साथ मीटिंग की है। ये सारी खबरें आपको टीवी पर नहीं दिखाई जाएंगी। व्हाट्सएप पर एक दिन आपको मैसेज भेजा जाएगा कि मोदी ने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया, पूरी दुनिया हमारे साथ है, लेकिन दूसरे दिन मैसेज भेजा जाएगा कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और मोदी हमें इंटरनेशनल साजिश से बचाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था 1984 नॉवल के बारे में। इसमें डबल थिंक का कॉन्सेप्ट होता था। व्हाट्सएप स्टूडेंट्स इन 2 कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज को दिमाग में एडजस्ट कर लेते हैं। ऑड डे है कि भाई पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और इवन डे है कि नहीं, हम तो विश्व गुरु है, पूरी दुनिया हमारे साथ है। क्या आप जानते हैं असलियत में जब भारत विश्व गुरु था तो किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्रियों का स्वागत किया जाता था? जब प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिका गए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उन्हें 19 बंदूकों की सलामी दी गई। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं आपका सत्कार करता हूं, केवल आपकी सरकार के मुखिया के तौर पर नहीं, बल्कि आजाद लोगों के एक महान राष्ट्र के सम्मानित और सर्वप्रिय लीडर के रूप में भी। ये किस्मत का खेल है कि जब कोई आपके देश के लिए नया रूट ढूंढने निकला तो हमारे देश की खोज हुई। उम्मीद करता हूं कि आपका ये दौरा भी एक तरीके से अमेरिका की डिस्कवरी होगा। Prime Minister of India and the Orient's greatest political and spiritual leader flies to Washington on one of the most important state visits of recent years. ये बात है अक्टूबर 1949 की, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में पहली स्टेट विजिट पर गए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। हमारे देश की शान में उन्होंने ये शब्द कहे थे। अभी 2022 में इंडिया यूएस टॉक्स के दौरान अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी विल्किन ने इस 1949 की स्टेट विजिट का जिक्र किया था, ये कहते हुए कि यहाँ से भारत और अमेरिका के बीच फ्रेंडली और फ्रूटफुल कोऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। 1949 के बाद पंडित नेहरू 1956 की यूएस स्टेट विजिट पर जब गए थे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर से मिले। इसके बाद 1961 में जब गए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से मिले। इन फोटोज और वीडियोस में देख सकते हैं कैनेडी पंडित। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ न कुछ नॉलेज हो, सीख मिले। ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।